नमस्कार। गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 63 है और आज मैं बता दूं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आज हमको ये देखना है फेयरनेस यानी न्याय प्रियता क्या होती है, ये हमको समझना है आज। तो मेन मुद्दा हमको यही समझना है, बाकी सारे तो एग्जाम्पल आएंगे आगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है फेयरनेस का कि ना किसी को ज़्यादा देना ना किसी को कम देना, यानी जितना उसका हक है उतना दे देना, और हर किसी को उसके गुण, ज़रूरत या प्रयास के आधार पर सम्मान और अवसर देना। ये होता है फेयरनेस यानी न्यायप्रियता। तो सीधा सा मतलब ये है कि फेयरनेस जो है बराबरी और न्याय इंसाफ से जुड़ा हुआ है। आप बराबरी का व्यवहार करें लोगों के साथ, एक जस्टिफाइड बिहेवियर करें, यही होता है न्यायप्रियता। यानी पक्षपात नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, अपनी निजी जो भावनाएं हैं उसको साइड में रखना है। आपको इक्वल ट्रीटमेंट सबको करना है, सबके साथ, और जिसका जितना अधिकार है उतना देना है। सीधा सा मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल लिखे हैं उसके आदर्शों को फॉलो करना है। तो उसको बोलते हैं फेयरनेस। ठीक है, तो जितना जिसका हक है उसको देना। तो अभी अब देखिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे इसमें। जैसे जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की। तो उनका कहना, वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग से इन्फ्लुएंस हुए दूसरों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे, जिसकी ज़रूरत है उसको पूरा करे, तो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, यानी न्याय करे। तो सीधा सा मतलब ये है कि रॉल्स ने कहना चाहते थे कि न्याय तभी संभव है जब कोई व्यक्ति बिना ये जाने कि वो किस जाति, धर्म, वर्ग से है, नियम बनाए। तो इसे कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, माने सबको साथ लेके चलना। अब इसी पे के आधार पे फेयरनेस पे एक मुल्क नाम की मूवी है, 2018 में आई थी। तो इस फिल्म में दिखाया क्या गया है, देखिए इस फिल्म में ये दिखाया गया कि एक धर्म की जाति की गलती जो है, गलती की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। आपने ये मूवी देखी होगी। तो इसमें क्या था, इसमें फेयरनेस का मैसेज दिया जा रहा था कि हर इंसान को उसके कर्म से आंको, धर्म से नहीं। सीधा सा मतलब यही था। और आर्टिकल 15 जो 2019 में आई थी, इसमें भी वही है, यानी जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ जो है पुलिस अफसर की लड़ाई दिखाई गई है इसमें, कि जितना न्याय एक उच्च जाति के लिए होता है उतना ही एक दलित के लिए भी होना चाहिए। यानी न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो हम जनरल परसेप्शन मान के चलते हैं ना, जो कि होता नहीं है। तो न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे किसी भी कास्ट का हो। तो ये फेयरनेस है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने फेयरनेस के लिए काफ़ी प्रयास किया है, ये पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फेयरनेस में एग्जाम्पल क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने समानता की लड़ाई करी कि सबको इक्वल ट्रीट करो, इक्वली बिहेव करो सबके साथ। इन्होंने जाति व्यवस्था का पूरी तरीके से पुरजोर खंडन किया था, सबको बराबरी दिलाने की कोशिश की थी। और नेल्सन मंडेला फेयरनेस में क्यों आएंगे, क्योंकि इन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई करी थी अपने यहाँ साउथ अफ्रीका में। अब ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 2024 में बहुत सारे, इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सारे कटिंग्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप इन सबको देख लेंगे। साफ साफ लिखा है, समझ में आ जाएगा। ब्लैक लाइव्स मैटर, यूनेस्को के ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इसमें सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बहुत सारे धार्मिक कोटेशन भी है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा करने वाला धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। यानी धर्म का यहाँ सेंस लेंगे न्याय से, जो न्याय की रक्षा करेगा, न्याय उसकी रक्षा करेगा। मतलब ये इस्लाम में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे। तो फेयरनेस का की प्रिंसिपल क्या है, ये किस बुनियाद पे टिका हुआ है फेयरनेस, इक्विटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों पे टिका हुआ है। यानी समान अवसर हो, न्याय हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, सभी को उनकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन मिलना, जो गलत है उसको गलत कह पाना, निर्णय की प्रक्रिया को खुला रखना, ये होता है फेयरनेस। ये की प्रिंसिपल्स हैं। तो अब सवाल ये है कि असली दुनिया में जो है फेयरनेस क्यों ज़रूरी है, व्यक्तिगत स्तर पर, समाज में, प्रशासन में क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर व्यक्तिगत स्तर पे फेयरनेस होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा,
ठीक है। अगर बच्चों को स्कूल में फेयर व्यवहार मिले, बिहेवियर उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए उनके साथ, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। हो सकता है किसी को, कोई अमीर घर का लड़का है उसको अलग से ट्रीट करा जा रहा है, गरीब बच्चा उसके साथ अलग ट्रीटमेंट करा जा रहा है, बदतमीजी करी जा रही है, तो उसका मनोबल टूटता है, उसमें आक्रोश की भावना पैदा होती है। तो ये आक्रोश की भावना पैदा ना हो और इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ताकि दो सबका कॉन्फिडेंस एक साथ बढ़े, इसके लिए फेयरनेस ज़रूरी है। समाज में जो है जाति, धर्म या लिंग के नाम पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे इससे क्या होगा कि समाज में शांति बनती है, इसलिए फेयरनेस ज़रूरी है। प्रशासन में जो है सरकारी योजनाओं सब में से जो सबको बराबरी मिलनी, ठीक है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, आरटीआई एक्ट हो, तो इससे क्या होता है, फेयरनेस बढ़ती है। फेयरनेस होगा तो ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है फेयरनेस के लिए, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। इन तीन में मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, लेकिन और भी चीज़ें हैं। सीधा सा मतलब ये है कि फेयरनेस बिना डर और पक्षपात के न्याय से काम करना चाहिए। इससे होगा क्या, समाज, व्यक्ति और प्रशासन तीनों के लिए ज़रूरी है। और समाज, प्रशासन की बुनियाद, व्यक्तिगत आपकी पर्सनैलिटी की बुनियाद, सोसाइटी की बुनियाद इस पर टिकी हुई है। अब हमको ये समझना है फेयरनेस में प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझना है हमें। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार के होते हैं। फेयरनेस में डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार के होते हैं, प्रोडक्टिव यानी संरक्षात्मक, और डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी भेदभाव। क्या होता है, देखिए, प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जब कमज़ोर या वंचित वर्गों को ऊपर लाने के लिए, यानी मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाए ताकि वे समान स्तर पर आ सकें, ठीक है। इसका उद्देश्य रहता है बराबरी की स्थिति बनाना, प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। तो एक बुक है जॉन रॉल्स की, जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने कहा, इन इक्वालिटीज़ आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड इन ईच सोसाइटी। इसका मतलब है कि असमानता तभी स्वीकार है जब वो समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को लाभ दे दे। इसी पे बहुत सारी मूवी भी बनी है। आर्टिकल 15 जो प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। पर्सनैलिटी में एग्जाम्पल देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आरक्षण के माध्यम से SC ST को जस्टिस दिलवाना चाहते थे, तो ये प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हिंदू धर्म में भी इस सब की बात करी जाती है डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। जैसे एक लाइन है भगवत गीता में, समता सर्वभूतेषु, ये वर्ड आता है। अगर किसी जिन्होंने पढ़ी हो तो उनको पता चलेगा, नहीं पढ़ी तो यहाँ से आप रेफरेंस ले लीजिए बस। तो इसका मतलब है कि सब प्राणियों में समानता होनी चाहिए। इस्लाम में भी, ईसाई धर्म में भी ऐसी बात करी गई है, नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बस कोट करना है मेन सेंसर राइटिंग में। डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, देखिए, जब जाति, धर्म, लिंग, रंग या आर्थिक स्तर के आधार पर किसी को जानबूझकर नीच समझा जाए या वंचित किया जाए उसको, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल है मूवी का, एक मुल्क मूवी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। इसमें होता क्या कि एक मुस्लिम परिवार को जो है आतंकवाद से जोड़ते हुए दिखाया गया है। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, कि किसी एक ने गलती करी है तो सारे ये समझ लेना कि पूरा मुस्लिम परिवार ही आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव कर रही है प्रशासन, ठीक है। हो सकता है कि एक जुड़ा हो, सारे लोग नहीं जुड़े हो, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाएगा। हाथरस केस आपने देखा होगा, 2020 में हुआ था ये। तो एक दलित लड़के के साथ अत्याचार और प्रशासन की असंवेदनशीलता दिखाई गई थी। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब और भी हैं। अब हम कंपेयर करके देखेंगे। देखिए, प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का उद्देश्य होता है समानता लाना, और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उद्देश्य होता है भेदभाव करना, वर्चस्व बनाना, कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी सब तो पानी कम चाय वाले हैं, इस मूड में रहना। और प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का परिणाम होता है सामाजिक न्याय, और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का परिणाम होता है समाज का विघटन हो जाना, तोड़ फोड़ मच जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है समाज में। तो प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है आरक्षण मिलना।
स्कॉलरशिप मिलना, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल है जातीय हिंसा, रंग भेद। प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का नैतिकता क्या होती है, न्यायोचित होती है, न्याय के लिए उचित है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अन्यायपूर्ण है, उसका नैतिकता जो है अन्यायपूर्ण है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ज़रूरी माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस के लिए ज़रूरी है, क्यों है, क्योंकि कभी कभी जो है स्पेशल ट्रीटमेंट इक्वल जस्टिस हो सकता है, लेकिन पक्षपात से बचना भी ज़रूरी है, वरना लोगों का भरोसा टूटेगा। मान लीजिए एक कलेक्टर अगर सिर्फ एक धर्म या जाति को योजनाओं में प्राथमिकता दे दे, ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन अगर वो SC ST गांव में जो है एक्स्ट्रा टीचर भेज दे तो ये प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल के तौर पर नोट्स में मेंशन किया हुआ है, ताकि आप एकदम रिलेट कर पाए सारी चीज़ों को ज़मीन से जोड़ के, तो समझ में आएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में इसको अफर्मेटिव एक्शन भी बोला जाता है, किसको, प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को, यानी ज़रूरत के समय भी आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ही नहीं किया जाएगा, किया जाएगा जब अफर्मेटिव एक्शंस लिया जाएगा, जब देखा जाएगा कि कुछ तबका बहुत आगे चला गया, कुछ तबका एकदम पिछड़ गया, तब हमें वहाँ पे भेदभाव करना पड़ेगा, जिनके पास नहीं है उनको देना पड़ेगा ताकि बराबरी बन सके, ठीक है। तो फेयरनेस का मतलब ये नहीं समानता दिखाना नहीं होता केवल, कि फेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि केवल समानता दिखाए, बल्कि वास्तविक समानता सुनिश्चित हो पाए, ये फेयरनेस का उद्देश्य है। मतलब जब जहाँ बराबरी असमानता पैदा हुई तो वहाँ भेदभाव करना पड़ेगा, कि जिनको ज़्यादा मिल गया है उनसे थोड़ा लेके कम वालों को दें, या फिर ज़्यादा जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनको दे, ताकि बराबरी आ सके। तो आरक्षण, स्कॉलरशिप, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये फेयरनेस का और प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का एनालिटिकल पार्ट आपको खुद पढ़ना है। क्यों खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि एनालिटिकल पार्ट आपको, एनालिसिस आपको खुद करना चाहिए कि इससे क्या आउटकम निकल रहा है, इससे क्या नहीं आउटकम निकल रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। स्टार्टिंग में मैं बहुत सारा एनालिसिस पढ़ा रहा था ताकि दिमाग में बन जाए कि एनालिसिस किया कैसे जाता है, लेकिन अब एनालिटिकल पार्ट इसमें लिखा हुआ है तो आप खुद से देखेंगे। ये लिख दिया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, आपको बस पढ़ लेना है, एक थरो रीडिंग लगा देनी है, ताकि आपको दिमाग में बन जाए कि क्यों प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्यों डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें जो है फेयरनेस की समझ जो है गहराई से होनी चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी माना जाए और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। इसे प्रशासनिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर इस संतुलन को समझना चाहिए और लागू करना ज़रूरी है, ताकि समाज में स्थिरता और समानता और विकास संभव हो सके, ठीक है। तो ये था फेयरनेस। फेयरनेस में भी दो चीज़ किया, प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को समझना ज़रूरी है। फेयरनेस क्या होती है ये भी समझना ज़रूरी है। आपको बहुत ही रेयर केस में मैं बोलता हूँ ना कि बहुत रेयर मिलेगा कि आपको डेफिनेशन पूछ ले डायरेक्ट, कोई चीज़ पूछेगा आप डेफिनेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहता है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो कि आप ये फेयरनेस का क्या होती है एग्जांपल के साथ बताओ, ये नहीं बोलेगा। क्वेश्चन देगा, आपको फेयरनेस का मतलब पता होना चाहिए। अगर अब परिभाषा लिखना हो तो आपको पता होना चाहिए एकदम क्लियर कट कि फेयरनेस होता क्या है, ठीक है। आपको वो वर्ड कहीं कहीं मेंशन करना होगा, तो आप देखते हो कहीं न्यूज़पेपर में फेयरनेस ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो आपको समझना होगा कि उसके पीछे का पूरा मूल तत्व क्या है, क्योंकि वर्ड पढ़ के आप आगे बढ़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। वर्ड का सटीक मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि शब्दों का ही खेल है, शब्द एक दो इधर उधर हुए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अब हमको समझना है जस्टिस क्या है। अब कुछ लोग हंस रहे होंगे कि अरे यार क्या तुम एक एक वर्ड पढ़ा रहे हो, जस्टिस मतलब क्या, न्याय और क्या। लेकिन जब न्याय हम बोल रहे होते तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बन रहा होता है, ये भी तो एक सवाल है ना, कि दिमाग में क्या इमेज आप लेके चल रहे हैं न्याय जस्टिस बोलते ही। अभी बोल दिया जाए एक्सप्लेन करो तो फिर इधर सर ऊपर ऊपर देखना शुरू स्टार्ट हो जाता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देख लेंगे। लेकिन देखिए समझिए क्या है, एग्जाम्पल भी देंगे। देखिए न्याय का सीधा सा मतलब है कि सही और गलत के बीच का फ़र्क करना।
ठीक है, मतलब हर किसी को उसके हक का पूरा अधिकार देना और बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष डिसीजन ले लेना, निर्णय लेना। इससे होगा क्या, इस न्याय से जो है समाज में शांति बनेगी, समानता आएगा और सुरक्षा बनाए रखता है ये जस्टिस। तो अभी जब आपसे पूछा जाए जस्टिस क्या बोलेंगे, तो सीधा आप बोलिए कि सही और गलत के बीच का फ़र्क करना। ठीक है, तो हर किसी को उसका हक दे देना और बिना किसी भेदभाव के एक निष्पक्ष निर्णय लेना, ये होता है जस्टिस, न्याय। ठीक है, अब एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल तो आप खुद बना लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल नीचे लिखा है। देखिए, बुक्स और थिंकर्स के अब एग्जाम्पल्स आएंगे बहुत सारे। चाणक्य नीति क्या बोलता है, प्लेटो क्या बोलता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ये कोट दिया हुआ है, आप समझ लीजिए, ये जस्टिस से जुड़ा हुआ है। एक अदालत मूवी है, ये भी जस्टिस को डिस्क्राइब कर रहा है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक इंटरनेशनल फिल्म है, ये भी जस्टिस को डिस्क्राइब करता है। आप पढ़ लेंगे, एक एक लाइन में सारी चीज़ें हैं। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, गुरु नानक देव जी, इन सब के कोटेशन इसमें है पर्सनालिटीज़ की। तो क्यों जस्टिस ज़रूरी है, इसमें इनके कोटेशन से भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, अभी हिंदू धर्म में रिलीजियस कोड भी ज़रूरी है, डाइवर्स हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक धर्म का आप लिखेंगे तो आपको बायस्ड मान लिया जाएगा, हो सकता है कि पक्षपाती टाइप का आदमी हो। तो आपको हिंदू धर्म का लिख रहे हैं तो इस्लाम का भी लिख दीजिए एक दो लाइन, क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट कर दीजिए उसी में, सिखिज़म को भी लिख दीजिए, ताकि लगे कि आप सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदुइज्म में एक लाइन आती है कि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि धर्म ही विनाश करता है और धर्म ही रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ धर्म को हम किस सेंस में लेंगे, न्याय, कि न्याय ही विनाश कर देता है और न्याय ही रक्षा करता है। मतलब आप किसी के लिए जस्टिस करेंगे, मान लीजिए कुछ कोई केस होता है, कोई केस ले लीजिए हाइपोथेटिकल। अब धर्म जो है, धर्म को न्याय लिख दीजिए यहाँ पे कि न्याय ही विनाश करता है और न्याय ही रक्षा करता है। अब जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो किसी के लिए तो पूरी तरीके से उसका विनाश ही हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है लेकिन उसको सज़ा मिल रही है उसके लिए। तो न्याय आया तो एक को तो न्याय, एक के लिए न्याय जस्टिस जो है पॉजिटिव हो गया, एक के लिए पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया। ठीक है, वो नेगेटिव सेंस उसके लिए हो सकता है, सामने वाले के लिए पॉजिटिव है क्योंकि उसने गलती करी है, जिसने गलती करी है उसको सज़ा मिली है, तो उसके लिए न्याय जो है विनाशकारी हो गया। तो इसीलिए धर्म ही विनाश करता है और धर्म ही न्याय करता है, यानी न्याय ही विनाश करेगा और न्याय ही रक्षा भी करेगा। तो धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षिता रक्षिता। इस्लाम में भी इंसाफ करो की बात आती है, क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह की बातें आती है और सिखिज्म में ऐसी बातें आती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में भी है। ठीक है, तो ये सारे कोट लिखे हुए हैं, आपको पढ़ लेना है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़पेपर है उसके भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, आप देख लेंगे। तो न्याय एक प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति को उसकी सही हक, जिससे हर व्यक्ति को उसका हक मिलता है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होता है, समाज में शांति बनी रहती है और व्यक्तिगत और सामाजिक और कानूनी सभी स्तरों पर ये ज़रूरी है जस्टिस। तो आपको समझना क्या था, जस्टिस क्या होता है, तो आप समझ गए हैं जस्टिस क्या होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, देख लेना है। अब हमको समझना है जस्टिस के टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, करेक्टिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, लोग ज़्यादा महत्व देते हैं इसको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अभी हमको समझना है कि है क्या। पहला, करेक्टिव जस्टिस क्या है, यानी सुधारात्मक न्याय क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए, करेक्टिव जस्टिस का सीधा सा मतलब ये है कि गलत काम या नुकसान को सही करना। कोई गलत काम हो गया है, कोई नुकसान हो गया है, तो उसको सही करना। तो अब दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या गलत हो गया, कैसे सही करना है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो न्याय व्यवस्था उसे ठीक करने के लिए कदम उठाती है। ठीक है, जैसे चोरी हो गया, धोखा किसी ने दे दिया, चोट पहुंचा दिया, अनुचित व्यवहार हुआ, तो इसका समाधान या सुधार किया जाता है। तो ये जो करेक्टिव जस्टिस है ये व्यक्तिगत मामलों में ज़्यादा होता है, जैसे चोरी करने वाले को सज़ा दे देना
या नुकसान की भरपाई करना, ये करेक्टिव जस्टिस है। किसी घर में कोई चोरी हो गई, उसने केस फाइल कर दिया कि ये फला व्यक्ति ने मेरे मेरा सामान चुराया है, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, या तो उसको सज़ा दे दी जाएगी, या तो उसके बोला जाएगा कि हर्जाना भरो, या हर्जाना भरो और सज़ा दोनों पाओ। तो ये करेक्टिव जस्टिस है। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, यानी वितरणात्मक न्याय। हिंदी में थोड़ा जुबान लड़खड़ा जाती है, भारी भारी शब्द होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो वितरणात्मक न्याय क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि समाज में जो संसाधन है और जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर है, और जो नागरिकों के अधिकार हैं, सबको बराबर और उचित तरीके से बटे। संविधान में ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाती है। अब सबके लिए वो बराबर तरीके से उसके साथ उस तरीके से बिहेव किया जाए, सबको बराबरी से मिले वो फंडामेंटल राइट्स, ये सुप्रीम कोर्ट जो है सुनिश्चित करती है इसको। अगर कोई किसी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो देखती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सीधा सा मतलब ये है कि जो समाज में संसाधन है, जो अवसर है, जो अधिकार है, वो बराबर और सही तरीके से सबको बटे, बराबरी से, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना मिले। तो ये समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जैसे आपको एजुकेशन हो गया, नौकरियां हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गए, तो ये सारी चीज़ें समाज में समान रूप से बंटना चाहिए। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त शिक्षा देना हो गया, आरक्षण देना हो गया, आरक्षण देना ताकि सबको जो है सभी को समान अवसर मिल सके, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एग्जाम्पल। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब आने वाले हैं, जैसे बुक्स हो गए, थिंकर हो गए, क्या क्या बोला है इन लोगों ने। देखिए, अरस्तु ने कहा कि अरस्तु ने डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव जस्टिस को अलग किया था। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से समाज में संतुलन आता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को उन्होंने प्राथमिकता दी, ज़्यादा अहम माना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी डिस्ट्रीब्यूटिव पर जोर दिया था ताकि हर वर्ग को अधिकार मिल सके। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो उनकी बुक है, उसमें भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की महत्ता बताई थी, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो इन सभी ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा प्राथमिकता दी। क्यों दी? ऊपर आप मतलब समझ गए हो कि नौकरी में, शिक्षा में, हेल्थ सर्विसेज में सबको सारे संसाधन बराबर तरीके से बटे हैं, तो सबका विकास होगा। और ये जो करेक्टिव जस्टिस है उसमें तो आपने चोरी वगैरह करी, आपको सज़ा मिल गई, ये करेक्टिव जस्टिस, ये नॉर्मल है, ये सबके लिए भी है। लेकिन ये जो एक बड़ा वर्ग है, जो संसाधन सबको नहीं मिल पा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के द्वारा सबको वितरित किया जाता है कि सबको बराबर मिले। तो कोई असंतोष नहीं होगा। अगर असंतोष पैदा हुआ तो फिर आक्रोश पैदा होगा तुरंत। एक मूवी है कोर्ट, और कोर्ट में करेक्टिव जस्टिस का उदाहरण दिखता है। एक और मूवी है जो इंटरनेशनल मूवी है, एरिन ब्रॉकविच, ये मूवी का नाम है। इस मूवी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की लड़ाई को दिखाया गया और बहुत बढ़िया दिखाया गया है। अगर जो ध्यान से देखने की कोशिश करेगा तो उसमें उसको समझ में आएगा फिल्म। अब बहुत सारे पर्सनालिटी हैं, उनके कोर्ट्स भी हैं। महात्मा गांधी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं, जस्टिस की। गुरु नानक देव जब ये बोलते हैं कि सबको बराबरी से देखो, यही न्याय है, तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो कितना ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब रिलीजियस कोड देख लीजिए, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म में भी इन सब की बात करी गई है। अब भगवद गीता में एक लाइन आता है, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, ऐसे वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, आप जिन्होंने पढ़ा हो। मतलब सभी धर्मों को छोड़कर न्याय की राह अपनाओ, मतलब यही है। ठीक है। इस्लाम में भी बोला है, कुरान में, क्रिश्चियनिटी में भी बोला है, सिखिज्म में भी है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नीचे, आपको बस एक एक बार पढ़ना है, थरो रीडिंग लगानी है, समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पे इसका समरी भी दे दिया गया है। आपको समझना था कि करेक्टिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, जस्टिस क्या है, ये समझना था, आप समझ गए। यह है एनालिटिकल पार्ट। करेक्टिव जस्टिस का एनालिटिकल पार्ट आप खुद पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एनालिटिकल आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम जस्टिस का दोनों को समन्वय करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे दोनों को,
तो क्यों ज़रूरी है जस्टिस? कि संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसमें यह बोला जा रहा है कि केवल करेक्टिव जस्टिस से व्यक्तिगत समस्या सुलझेंगी, लेकिन समाज की व्यापक समस्याएं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बिना दूर नहीं की होंगी। तो दोनों का संतुलन ज़रूरी है, करेक्टिव जस्टिस भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ज़रूर होना चाहिए। जस्टिस से प्रशासनिक जिम्मेदारी बढ़ती है, न्याय की सार्वभौमिकता आती है। आप पढ़ेंगे इसको, समझाने जैसा कुछ नहीं है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। समझाने वाली जो चीज़ें होती है मैं समझा देता हूँ। मेन चीज़ आपको जस्टिस समझना था, डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस समझना था, करेक्टिव जस्टिस समझना था। आप समझ गए हैं, ये एग्जाम्पल है। तो जस्टिस का वास्तविक अर्थ तभी पूरा हो पाएगा, निष्कर्ष के रूप में तभी पूरा होगा, जब एक व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर न्याय करे। इसलिए करेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का संतुलित और प्रभावी होना समाज, प्रशासन और देश के लिए अनिवार्य है। तो ये फेयरनेस आपने समझा, जस्टिस समझा। फेयरनेस में भी दो चीज़ें, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन समझा। फिर जस्टिस पढ़ा, उसमें करेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पढ़ा, समझा, एनालिटिकल पार्ट भी देखा, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। इसमें आप नोट्स हैं, एक थरो रीडिंग लगाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, अब ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। अब मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ये सिलेबस है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, इस सिलेबस में ये है, हमने क्या किया, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये पूरा हो गया है, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करी गई है स्टार्टिंग में। ये एटीट्यूड चैप्टर टॉपिक ये पूरा हो गया। कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इट इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट एंड बिहेवियर, ये सब, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, सब हो गया। एप्टीट्यूड भी हो गया, एप्टीट्यूड भी हमने पढ़ लिया है पूरा, ये टॉपिक भी हो गया। ये आज पढ़ रहे थे ना, ये एप्टीट्यूड, ये वाला टॉपिक यही चल रहा था, अब खत्म हो गया। यानी एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, इम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ये पूरा हो गया। यही टॉपिक चल रहा था। इमोशनल इंटेलिजेंस भी चल रहा था, ये भी हो गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैं टॉपिक दिखा के बता रहा हूँ कि देखिए, यूट्यूब पे जो चल रहा है एथिक्स, ये पूरा कंप्लीट किया पूरा किया जाएगा। अब क्लास चलेगी अगली बार, कौन सी, ये अगली क्लास में बताएंगे। अब इन्हीं टॉपिक्स में से कराना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कंप्लीट होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।